गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिग्मालियन बाय जी.बी. शॉ। पिग्मालियन जो है वो एक प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। हम सीधा चलेंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट, यानी जो प्ले लिखने वाले होते हैं उनको प्ले राइट कहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे, क्या थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। George Bernard Shaw, born in the year 1856 and died in the year 1950, often referred to as G.B. Shaw, was an Irish-born playwright, critic, and thinker whose works transformed modern English drama. ये 1856 में पैदा हुए, 1856 में, और 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको शॉर्ट करके जीबी शाह जो है वो कहा जाता है, पुकारा जाता है। आयरिश बॉर्न थे। आयरिश का मतलब हो गया आयरलैंड में। आयरलैंड जो कंट्री है जो इंग्लैंड के साथ है ऊपर, वहाँ ये पैदा हुए थे। बाद में फिर ये इंग्लैंड में ही शिफ्ट हो गए थे। ये एक प्ले राइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, थिंकर भी हैं, और इनके वर्क ने जो है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्म किया। Shaw was a prominent member of the Fabian Society and believed deeply in social equality, economic reform, and intellectual progress. His plays combine sharp wit, humor, and criticism of social conventions. ये फेबियन सोसाइटी एक सोसाइटी थी, एक क्लब सोसाइटी टाइप जो है वो बनाया हुआ था फेबियन सोसाइटी। और ये वो लोग थे, ये वो थिंकर्स होते थे, उनकी सोसाइटी थी जो कि सोशल इक्वालिटी में मानते थे कि समाज में हर शख्स जो है, हर तबका जो है वो बराबर हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने चाहिए इकोनॉमी में, ताकि गरीबों का जो भी है वो भी भला हो सके। और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस में ये लोग मानते थे कि हर इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए, कि यानी उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, उसके नॉलेज में जो है हमेशा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इनके जो प्लेयर्स हैं उसमें शार्प विट है। विट यानी द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी कई बार हम इसको बोलते हैं। और ह्यूमर भी मिलता है हमें, मज़ाक भी मिलता है, मज़ाक की चीज़ें जिनको पढ़ के हमें हंसी भी आती है, जैसे कि अलीज़ा की कुछ हरकतें देख के हमें जो है इस प्ले में हंसी आएगी। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल कन्वेंशन, और जो ऑलरेडी सोशल कन्वेंशन हैं यानी समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसका हमें क्रिटिसिज्म भी, तनकीद भी जो है उनकी मिलती है। शाह wrote more than 60 plays, including Arms and the Man, Man and Superman, Major Barbara, San Juan, and Pygmalion. He received the Nobel Prize in Literature in 1925 and an Academy Award in 1938 for the screenplay of Pygmalion. इन्होंने लगभग शाह ने, जीबी शाह ने लगभग 60 प्लेज से ज़्यादा जो है वो प्लेज लिखे हैं। प्लेज तो आपको पता ही है कि जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम स्किट करते हैं, कभी मतलब बच्चे स्किट करते हैं, उसमें अलग अलग करेक्टर्स जो हैं वो बच्चे निभाते हैं। तो वही समझ लो आपके, वही प्ले है। और इसी प्ले का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम मूवीज़ में देखते हैं। इसी प्ले को जब हम स्क्रीन प्ले के लिए अडाप्ट करते हैं, स्क्रीन के लिए, फिल्म के लिए, मूवी के लिए, तो उसी का यूज़ किया जाता है। और प्ले के अंदर हम जो है हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, प्ले के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, एक्ट्स होते हैं अलग अलग, सीन्स होते हैं अलग अलग। तो उसमें आर्म्स एंड द मैन इन्होंने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। मैन एंड सुपरमैन लिखा मेजर बारबरा, सैंड जोएन, और जो पिग्मालियन हम पढ़ने जा रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है लिटरेचर में 1925 में, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जो एक बड़ी यूनिक बात है वो ये है कि इनने जो अपने ही पिग्मालियन का स्क्रीन पे लिखा था। स्क्रीन प्ले होता है जब किसी प्ले को या नॉवल को या स्टोरी को हम फ़िल्म के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर सीन के लिए जो है अलग से जो है वो लिखना पड़ता है, पूरा सीन अलग से। जैसे कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ को डायरेक्ट करते टाइम या बनते टाइम वो सीन 1 एक्ट 2 ऐसा करके वो ऐसे क्लैप्स ही करते हैं, ठक, और फिर डायरेक्टर कहता है एक्शन, या डायरेक्टर जो है जो ही वो हो जाता है तो कहता है कट। तो वो स्क्रीन प्ले है। खुद जब इन्होंने अपना वो स्क्रीन प्ले लिखा पिग्मालियन के लिए, तो इनको एकेडमी अवार्ड जो हम, जिनको हम ऑस्कर्स कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर्स जो मूवी के वो मिलता है, बहुत ज़्यादा मशहूर अवार्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है किसमें, फ़िल्म मेकिंग में। जैसे कि ए आर रहमान को जो है वो मिल चुका है म्यूज़िक के लिए। और अभी लास्ट में एक मूवी आई थी RRR इंडिया की, जिसके म्यूज़िक के लिए भी एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर जो है वो मिल चुका है।
Shah's dramatic style rejects melodrama and sentimentality, focusing instead on realism, social critique and the power of language. इनका जो ड्रामा है उसके अंदर मेलोड्रामा नहीं होता, इनका ज़्यादा कोई ड्रामा जो है ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, ना ही ज़्यादा सेंटिमेंट्स दिखाए जाते हैं फालतू के। ज़्यादातर इनका फोकस जो है रियलिज्म पे होता है, रियलिटी यानी जो हकीकत में लोगों के साथ होता है, दुनिया में होता है, ज़िंदगी में होता है, वो दिखाते हैं ये। सोशल क्रिटिक करते हैं, यानी समाज की जो चीज़ें हैं, जो बुराई हैं ख़ास तौर पे, उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। और पावर ऑफ लैंग्वेज भी देखने को हमें यहाँ मिल जाती है। अब आगे समरी। समरी से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पिग्मालियन इज अ ब्रिलियंट सोशल कॉमेडी अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। ये एक ब्रिलियंट सोशल कॉमेडी है, यानी जो प्ले है ये कॉमेडी के जॉनर में आता है। कॉमेडी है लेकिन सोशल कॉमेडी है, यानी इसमें कॉमेडी के साथ, हंसी के साथ साथ हमें कुछ मैसेजेस भी हम ऑडियंस को मिलते हैं, देखने वालों को मिलते हैं, पढ़ने वालों को मिलते हैं कि कौन सी बुराई है समाज के अंदर या समाज में कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी है। और पावर ऑफ लैंग्वेज भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। It follows the journey of Eliza Doolittle, an uneducated flower girl who is transformed into a refined speaker and a confident woman under the tutelage of Professor Henry Higgins, a master of phonetics. The play traces her struggle for dignity, independence, and selfhood. ये जो प्ले है, ये कहानी है इसमें अलीज़ा डूलिटल के नाम की एक लड़की की, जो एक अनएजुकेटेड यानी वो पढ़ी लिखी नहीं है और फ्लावर गर्ल यानी वो फूल बेचती है, फ्लावर बेचती है, जिसको ट्रांसफ़ॉर्म करता है और वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है एक अच्छे ज़बरदस्त स्पीकर में, रिफाइंड स्पीकर में और एक कॉन्फिडेंट वूमन में, एक कॉन्फिडेंट औरत में, अंडर द ट्यूटलेज ऑफ प्रोफेसर हेनरी हिगन्स। एक प्रोफेसर हैं हेनरी हिगन्स के, जो कि मास्टर हैं फ़ोनेटिक्स के। फ़ोनेटिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ द साउंड, यानी नॉट दैट फिजिकल साउंड, साउंड जो हम निकालते हैं मुंह से, ह्यूमन साउंड, वोकल साउंड, ये जो आवाज़ है हमारी, इसकी जो स्टडीज़ है कि इसमें कौन सा जो है अल्फ़ाबेट या लेटर या कौन सी आवाज़ कैसे निकलती है, टीथ का इस्तेमाल कहाँ होता है, टंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सब फोनेटिक्स हैं। तो वो ये जो हेनरी हिगन्स हैं इस प्ले में जो करेक्टर हैं वो मास्टर हैं इसके, और वही सिखाते हैं इसको कि तू कैसे, आप कैसे जो है वो अच्छे से जो है वो बोल सकते हो एक लेडी की तरह, क्योंकि खुद वो कभी पढ़ी लिखी नहीं होती। तो यही इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं जीबी शाह की, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, कि अगर आपको अच्छे से बात भी करनी है उसके लिए भी एजुकेशन जो है जो है वो ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसकी डिग्निटी, इस कहानी में, इस प्ले में हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी डिग्निटी के साथ स्ट्रगल करती है, इंडिपेंडेंस के साथ और सेल्फहुड के साथ। एक्ट वन है, प्लेज हमेशा एक्ट्स में होते हैं, किसी में 5 एक्ट्स होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आम तौर पे। लेकिन ज़्यादा जो मेन स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है प्ले का, उसमें ज़्यादातर यही है कि 5 एक्ट्स जो हैं वो होते हैं। एक्ट वन क्या है? द इनकाउंटर इन कॉवेंट गार्डन। अब यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, यानी अलीज़ा डोलिटल का और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स जो है आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? द प्ले बिगिंस ऑन अ रेनी इवनिंग एट कॉवेंट गार्डन वेयर एलिजा डोलिटल सेल्स फ्लावर्स टू मेक अ लिविंग। Members of the Insford Hill family, among other middle class Londoners, gather for shelter. कहानी स्टार्ट होती है, प्ले स्टार्ट होता है, सीन होता है कि कॉवेंट गार्डन का सीन है, एक गार्डन है, एक पार्क है, एक बागीचा है, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़की जो है वो फ्लावर बेच रही है, और उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जैसे कि इन्सफोर्ड हिल फैमिली, ये लोग और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ आई होती हैं, लेकिन वो जो ही बारिश आती है तो बारिश की वजह से वो भाग जाते हैं इधर-उधर शेल्टर यानी तलाश करने, यानी बारिश से बचने के लिए, कोई किसी छत के नीचे या किसी पेड़ के नीचे, इस तरीके से। Professor Henry Higgins, a phonetics expert, stands nearby taking notes on people's speech pattern. प्रोफेसर हिगिंस जो कि फोनेटिक्स के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो साथ में खड़े होते हैं और वो हर एक की स्पीच पैटर्न को नोट करते हैं कि कौन कैसा बोल रहा है, किसी की कौन कैसे प्रोनाउंस कर रहा है किसी वर्ड को, वो सारे। अलीजा फ्राइटेंड मिस्टेक्स हिम फॉर अ पुलिसमैन राइटिंग डाउन एविडेंस अगेंस्ट हर। और अलीजा जो है फ्राइटेंड हो जाती है, यानी डर जाती है, ये सोच के कि ये जो हेनरी हिगन्स हैं ये कोई पुलिसमैन हैं, ये कोई पुलिस वाले हैं, और ये उसके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई सबूत को जो है वो लिख रहे हैं।
Higgins boasts that he can determine a person's birthplace within 6 miles just by hearing their speech. जब हिगन्स की उससे बात होती है तो वो कहता है कि मैं जो है वो अंदाज़ा लगा सकता हूँ 6 मील दूर से भी कि किसी इंसान की जो बर्थ प्लेस है यानी वो कहाँ पैदा हुआ है, सिर्फ उसकी स्पीच सुन के, यानी उसकी आवाज़ बात सुन के, बात करने के तरीके को सुन के। कर्नल पिकरिंग, अ फेलो फोनेटिक्स एंथुजियास्ट, जॉइन्स द कन्वर्सेशन। और इसी में कर्नल पिकरिंग जो है वो ये कन्वर्सेशन जो है वो आके ज्वाइन कर लेते हैं। Higgins boldly claims that he could transform a lovely flower girl, Aliza, into a duchess simply by teaching her correct English. तो ये बोस्ट करने लग जाते हैं, हिगन्स अपना थोड़ा फख्र दिखाने लग जाते हैं और क्लेम करते हैं बड़े ही बोल्ड तरीके से कि मैं मतलब फोनेटिक्स में इतनी पावर है, लैंग्वेज में इतनी पावर है कि ये जो लड़की है अलीज़ा, जो कि अनएजुकेटेड है और वे फूल बेचने वाली लड़की है, अगर मैं इसको सही से बोलना सिखा दूँ तो मैं इसको डचेस बना सकता हूँ। डचेस बेसिकली ड्यूक जो है एक रैंक होता था, ख़ास तौर पे बादशाहों के टाइम पे, इंग्लैंड में और यूरोप में ख़ास तौर पे। तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको बोलते थे हम डचेस। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये गवर्नर रैंक की जो है वो रैंक होता था, और गवर्नर की जो वाइफ, गवर्नेस जिसको कह कहते हैं, वही ये समझो डचेस इसको हम कह सकते थे उस टाइम। तो डचेस यानी हाई क्लास की जो है औरत की तौर पे मैं इसको पेश कर सकता हूँ अगर मैं सही से इसको इंग्लिश सिखा दूँ। दिस सेट्स द फाउंडेशन फॉर द प्ले लैंग्वेज एज पावर, एलिजा एज अ पोटेंशियल सब्जेक्ट ऑफ हीगन सोशल एक्सपेरिमेंट। यहीं से जो है प्ले की फाउंडेशन बन जाती है, लैंग्वेज की पावर दिखाने के लिए यही बेस बनता है, प्लस अलीज़ा जो है एक पोटेंशियल सब्जेक्ट बन जाती है, एक सब्जेक्ट यानी एक एक्सपेरिमेंट का जो है वो एक मुद्दा या एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट जो है वो बन जाती है। और वो एक्सपेरिमेंट किसका है? हिगन्स का सोशल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हिगन्स ने कि अलीज़ा को जो है ऐसा बनाना है, ख़ासतौर पे उसकी स्पीच को, उसकी बात करने के तरीके को, कि जब वो बात करे तो सबको लगे कि ये कोई लेडी है, ये कोई हाई क्लास सोसाइटी की औरत है। एक्ट टू, अलीज़ा सीक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अलीज़ा भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। द नेक्स्ट डे अलीज़ा अराइव्स एट हिगन्स रेजिडेंस विद सरप्राइजिंग कॉन्फिडेंस। शी वांट्स लेसन्स इन प्रॉपर स्पीच सो शी कैन गेट अ जॉब इन अ फ्लावर शॉप एंड इम्प्रूव हर सोशल स्टैंडिंग। अलीज़ा जो है अगले दिन हिगन्स के घर पहुंच जाती है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, तो बड़ा सरप्राइज होता है, हैरान होता है हिगन्स ये देख के उसके कॉन्फिडेंस को। वो चाहती है कि उसको वो लेसन दे, वो सिखाए प्रॉपर स्पीच के, प्रॉपर तरीके से कैसे बोलना है, ताकि उसको जो है एक फ्लावर शॉप पे जो है काम मिल सके, क्योंकि अभी जो वो फूल बेच रही है तो बाहर जैसे हम रेडी वेडी लगाते हैं उस तरीके से बेच रही है। प्लस उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है यानी जो उसका सोशल स्टेटस है वो भी बढ़ जाए। अम्यूज्ड हिगन्स इनिशियली मॉक्स हर, हाउएवर Pickering is impressed by her motivation and challenges Higgins. हिगन जो है उसकी बातें जो है वो सुन के जो है वो मॉक करने लग जाता है, यानी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तू कहाँ सीख पाएगी, मुझे नहीं लगता तू इतनी मेहनत कर पाएगी। लेकिन कर्नल पिकरिंग जो है वो इम्प्रेस हो जाता है उसकी कॉन्फिडेंस से, उसकी मोटिवेशन से, और वो चैलेंज करता है हिगन्स को। इफ हिगन सक्सीड्स इन ट्रांसफॉर्मिंग अलीजा, पिकरिंग विल पे फॉर हर लेसन्स। कि अगर ये हिगन जो है वो कामयाब हो गया इसको ट्रांसफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया चेंज करने में, चेंज करने में यानी पूरी तरीके से बदलने में जो है अगर कामयाब हो गया तो जितने भी पैसे इसके बनेंगे, इसके लेसन्स के, इन ट्रेनिंग के, वो सब पिकरिंग खुद देगा। अलीजा इज bathed, given clean clothes and becomes Higgins' pupil. The rigorous training begins. अलीजा जो है उसको नहलाया जाता है, साफ कपड़े दिए जाते हैं, और अब वो हिगन्स की प्यूपिल बन गई, यानी स्टूडेंट। प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट, ये वो पीपल नहीं है, ये प्यूपिल है, PUPIL, प्यूपिल। ये स्टूडेंट बन जाती है उसके अंडर, और अब उसकी रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस यानी ज़बरदस्त तरीके की सख्त ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग्स में क्या है? एंडलेस रिहर्सल, बार बार उसे रिहर्सल कराया जाता है, एंडलेस, उसको बोलने के तरीका कि ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करना है, इस तरीके से बात करनी है। रेपिटिशन ऑफ साउंड्स, बार बार उसकी जो है वो साउंड जो है वो रेपिटिशन जो है वो करवाई जाती है। अब इसमें जब आप ये मूवी देखते हैं खास तौर पे, तो उसमें एक ऐसा सीन है वो मुझे अब याद आ रहा है कि हा की जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी एच वर्ड के आगे या हा वाली जो आवाज़ है, उसको प्रोनाउंस कराने के लिए जो प्रोफेसर हिगन्स है वो इसके सामने एक लैंप रख देते हैं, जैसे लालटेन या लैंप जो पुराने टाइम पे होते थे, ये अभी ज़्यादा पुराने नहीं, मतलब आज से 10-12 साल पहले।
वैसे लैंप जो है जो जलता था, वो लैंप सामने उसके रख देते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसे बोलना है कि ये जो है हाँ तेरे मुंह से ऐसे निकले कि ये बुझना नहीं चाहिए। तो उस तरीके से उसे प्रैक्टिस जो है करवाते हैं। फोनेटिक ड्रिल्स होती हैं, करेक्शन ऑफ एवरी सेलेबल, हर एक सेलेबल के, सेलेबल होता है एक सिंगल साउंड, सिंगल साउंड किसी भी, जैसे आ, ये एक सिंगल सेलेबल है, ठीक है, ठीक है, एक सिंगल साउंड जो है वो जो इकट्ठी होती है वो सेलेबल है। हर सेलेबल की इसको ट्रेनिंग दी जाती है। Although Higgin treats her harshly and without empathy, Aliza's determination shines. हालांकि हिगन्स उसको बड़ा हार्श तरीके से, बड़े सख्त तरीके से ट्रीट करता है और बिना किसी एम्पथी के, यानी उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं करता, लेकिन फिर भी अलीज़ा जो है उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो इरादा, जो पुख्ता इरादा उसने किया होता है, वो शाइन करता है, यानी वो सबको दिखता है कि इसका इरादा कितना पुख्ता है। दिस एक्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस एक्ट में हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा, कि उसकी बाहरी जो ट्रांसफॉर्मेशन, बाहर से भी चेंज होता है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल वगैरह वो भी चेंज होता है, और उसके इनर जो अंदर से जो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती है। अब जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है कि अलीजाज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो पहली बार लोगों के सामने आएगी। आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रेनिंग हिगन्स डिसाइड्स टू टेस्ट अलीजा बाय प्रेजेंटिंग हर एट वन मिसेस हिगन्स एट होम डेज। अब जब काफ़ी हफ्तों की ट्रेनिंग इसकी होगी, हिगन जो है डिसाइड करता है कि मैं अलीजा को लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, और मिसिस हिगन्स जो प्रोफेसर हिगन की वाइफ हैं, उनकी एक पार्टी जो है, घर की पार्टी में, उसको वो सोचता है कि मैं लोगों के सामने इसको करूंगा। मिसेस हिगन्स इज स्केप्टिकल एंड वरीज दैट हर सन इज प्लेइंग विद अ गर्ल्स लाइफ। सॉरी, ये वाइफ नहीं है, ये उनकी मदर है। ये खुद प्रोफेसर हिगन्स जो हैं वो बैचलर ही रहते हैं, जैसे कि जीबी शॉ। तो और इसमें जो है मिसेस हिगन्स जो हैं वो स्केप्टिकल, स्केप्टिकल यानी शक रहता है उनको कि पता नहीं ये जो है लड़का मेरा, या मेरा बेटा जो है वो पता नहीं इस लड़की की लाइफ के साथ खेल रहा है, क्यों पता नहीं इसको लोगों के सामने वो ला के उसको जलील करवाना चाहता है। अलीजा सरप्राइजेज एवरीवन, हर स्पीच इज एलिगेंट एंड करेक्ट। लेकिन उसकी मतलब डाउट के बावजूद जो अलीजा जो है सबको हैरान कर देती है, उसकी स्पीच जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। बट हर टॉपिक्स, हर फादर्स ड्रिंकिंग, हर ट्रबल पास्ट बिट्रे हर लोअर क्लास रूट। उसको बोलने का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास टॉपिक्स नहीं होते बात करने के। वो कभी तो अपने बाप की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम यानी शराब पीने की बात करती है, कभी अपने ट्रबल पास्ट की बात करती है। तो इससे जो है पता चल जाता है कि वो लोअर क्लास की, क्योंकि हायर क्लास के लोग जो हैं कभी भी ऐसी पर्सनल बातें लोगों के सामने नहीं करते। फ्रेडी इंसफोर्ड हिल बिकम्स इनामर्ड विद हर चार्म। लेकिन एक लड़का है फ्रेडी इंसफोर्ड हिल, यानी इंसफोर्ड हिल फैमिली का, वो जो है उसके चार्म देख के बड़ा ही ज़्यादा इनामर्ड यानी उससे अट्रैक्ट हो जाता है, उससे इम्प्रेस हो जाता है। डिस्पाइट कॉमेडिक लैप्सेस द गेस्ट्स आर इम्प्रेस्ड। हालांकि कुछ कॉमेडिक लैप्सेस होते हैं उसका थोड़ा बहुत मजाक तो उड़ता है, लेकिन फिर भी जो मेहमान हैं वो अलीज़ा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। अलीज़ा हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस दो नॉट येट फुली रिफाइंड। अलीज़ा ने बहुत तगड़ी जो है वो अपनी जो है प्रोग्रेस की, लेकिन अभी भी वो 100% जो है रिफाइंड नहीं हुई। अभी भी उसको टॉपिक्स जो बात करने के लिए चाहिए वो अच्छे चाहिए। एक्ट 4, The successful experiment and emotional conflict. Months later, Aliza's training culminates in her appearance at an ambassador's garden party. काफ़ी महीने गुजर जाते हैं और अलीज़ा की जो है जो ट्रेनिंग जो है ख़त्म होती है कब, जब वो एक एम्बेसडर की गार्डन पार्टी में अपीयर होती है। एम्बेसडर हो गया जैसे इंडिया का कोई ऑफिसर जो है किसी दूसरी कंट्री में जाके ऑफिस में एम्बेसी में रहता है, और वो रिलेशंस कायम करता है किसके बीच में, उस कंट्री की और हमारी कंट्री के बीच में, तो इसको बोलते हैं एम्बेसडर। तो ऐसा कोई एम्बेसडर होता है, उसकी एक गार्डन पार्टी होती है, उसमें वो सबसे पहले अपीयर होती है। शी परफॉर्म्स फ्लॉलेसली एंड इज मिस्टेकन फॉर अ फॉरेन प्रिंसेस। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो परफॉर्म करती है फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली यानी बिना किसी फ्लॉ के, बिना किसी फॉल्ट के, गलती के, या बिना किसी फाउल के। और सब यही मानते हैं कि वो फॉरेन की प्रिंसेस है, यानी किसी दूसरे मुल्क की जो है वो शहजादी है। हिगन्स एंड पिकरिंग कॉन्ग्रेचुलेट देमसेल्व्स ट्रम्फाइंटली ट्राइम्फेंटली इग्नोरिंग अलीजा इंटायरली। हिगन्स और पिकरिंग एक दूसरे को जो है वो कंग्रेचुलेट करते हैं ट्राइम्फेंटली, यानी ट्राइम्फ, यानी ट्राइम्फ का मतलब होता है फतेह या जीत, मतलब वो फील करते हैं कि हम जीत के अलीजा को इग्नोर करते हुए।
अलीजा एग्जॉस्टेड एंड इमोशनली ड्रेन्ड फील्स यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। अब अलीज़ा जो है लास्ट में जो है एग्जॉस्ट हो जाती, थक जाती है, इमोशनली ड्रेन्ड, उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं और लास्ट में उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसका इन्होंने यूज़ किया है हिगन्स और पिकरिंग ने अपनी बात को साबित करने में। शी आस्क्स हिगन्स व्हाट विल बिकम ऑफ हर नाउ, और वह हिगन्स को बोलती है कि अब उसका क्या होगा, वो किधर जाएगी। हिगन डिसमिसेस हर कंसर्न्स विदाउट एम्पैथी, दिस स्पार्क्स अलीजाज अवेकनिंग। और हिगन्स कहता है कि कुछ नहीं होता और उसको ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कहता है कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि अलीज़ा के अंदर जो है अवेकनिंग आ जाती है, यानी उसको एक मतलब उसकी आंखें खुल जाती हैं। शी रियलाइजेज शी हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी। अब वो रियलाइज़ करती है कि उसके कोई प्लेस नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे तो वो नकली प्रिंसेस तो वो दिख रही है सबको सबको, लेकिन एक्चुअली वो प्रिंसेस नहीं है। और अब वो वापस जो है दूसरे अपने पुराने लाइफ में भी नहीं जा सकती अपने लोअर क्लास लोगों के पास, क्योंकि अब वो इतनी रिफाइंड हो चुकी है। शी कैन नॉट रिटर्न टू हर ओल्ड लाइफ, वो अपनी पुरानी लाइफ के पास नहीं जा सकती। नॉट डज शी हैव सिक्योर पोजीशन इन हर न्यू वन, और ना ही जो अब नई लाइफ उसको मिली है उसके अंदर उसकी कोई सिक्योर पोजीशन है, यानी कोई सिक्योर रैंक है या कोई किसी जगह वो फिट हो सकती है। In anger, she throws Higgins' slippers at him. The clash reflects not just frustration but her fight for identity and dignity. अब फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, वो क्या अपनी स्लीपर जो अपनी चप्पलें हैं वो हिगन्स की तरफ फेंकती है। इससे पता चलता है कि अब वो अपनी आइडेंटिटी के लिए जो है फाइट कर रही है और अपनी डिग्निटी के लिए, यानी अपने वकार, अपनी इज्जत के लिए फाइट कर रही है। शी लीव्स हिगन्स होम असर्टिंग हर इंडिपेंडेंस, और वो चली जाती है हिगन्स का घर छोड़ के। Act 5, Aliza's Independence and the Final Choice. Aliza seeks solace at Mrs. Higgins' house where she is treated with respect. अब हिगन्स का जो है घर छोड़ के वो हिगन्स की माँ के जो है घर में चली जाती है, वहाँ पे उसको वो रिस्पेक्ट देती है मिसेस हिगन्स। व्हेन हिगन्स अराइव्स द फाइनल कन्फ्रंटेशन अनफोल्ड्स, और अब हिगन जो है उसको पता चलता है तो वो आता है इस घर में, और अब लास्ट की जो कन्फ्रंटेशन है इन दोनों का जो आमना सामना होता है वो सामने आता है। अलीजा टेल हिगन्स ही हैज़ ट्रीटेड हर लाइक एन एक्सपेरिमेंट नॉट ए ह्यूमन बीइंग, और अलीजा जो है वो हिगन्स को कहती है कि आपने मुझे एक एक्सपेरिमेंट की तौर पे जो है वो ट्रीट किया, एक इंसान के तौर पे नहीं किया। शी इज़ ग्रेटफुल फॉर द ट्रेनिंग बट रिजेंट्स हिज क्रुएल्टी। वो ग्रेटफुल है, यानी वो शुक्रगुजार है कि उसने उसको ट्रेन किया, उसको एक रिफाइंड औरत बनाया, लेकिन वो उसको उसकी जो क्रूअल्टी है, जो हिगन्स के अंदर जो जालिमानापन था, वो उसको पसंद नहीं करती। शी रिफ्यूज टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन हिम, और वो आप कहती कि मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। हिगन एडमिट्स ही लाइक्स हर स्पिरिट बट स्टिल फेल्स टू अंडरस्टैंड हर इमोशनल नीड्स। हिगन कहता है कि मुझे आपकी स्पिरिट जो है, आपकी रूह जो है, आपका जो एनर्जी है वो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे आपकी इमोशन की समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए। अलीजा अनाउंसेस हर डिसीजन टू मैरी फ्रेडी एंड रन अ फ्लावर शॉप, और अलीजा कहती है कि मैं जो है फ्रेडी से शादी करने लगी हूँ और एक फ्लावर शॉप जो है मैं चलाऊंगी। शाह एंड्स द प्ले विदाउट अ रोमांटिक यूनियन। हिगन्स बिलीव्स अलीजा विल रिटर्न समडे। शाह फर्मली स्टेट्स शी विल नॉट। द ट्रू सक्सेस ऑफ स्टोरी इज अलीजाज सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट हिगन्स एक्सपेरिमेंट। और अब जो है एंड होता है जो प्ले का, ये किसी रोमांटिक यूनियन के साथ नहीं होता, ना ही इसमें ये दिखाया गया है कि अलीज़ा जो है उसकी शादी फ्रेडी से हुई है, ना ये दिखाया गया कि अलीज़ा और हिगन्स का जो है आपस में कुछ होता है। और हिगन्स को यही लगता है कि अलीज़ा एक दिन वापस आ जाएगी, लेकिन शॉ एज अ राइटर जो है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी। और जो असली इस कहानी की कामयाबी है वो हिगन्स का एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो अलीज़ा की सेल्फ रियलाइजेशन है। वो अलीज़ा का खुद को रिस्पेक्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने लाना, उसको दिखना, उसको अपनी डिग्निटी को आगे करना, ये जो है इस कहानी की जो है वो कामयाबी है। और यहीं पे हम फेमिनिस्ट अंडरटोन्स भी हमें मिलती हैं कि जीबी शाह सिर्फ सोशल क्रिटिक नहीं थे, यहाँ पे थोड़े बहुत वो फेमिनिस्ट भी हैं, यानी वो विमेन के राइट्स, विमेन की इंडिपेंडेंस को भी आगे जो है वो प्रमोट कर रहे थे। Critical analysis. Pygmalion. Shah uses Pygmalion to critique society through humor and intellectual dialogue. शाह जो है वो इस पिगमालियन को यूज़ कर रहे हैं कि वो सोसाइटी पे, समाज पे जो है वो क्रिटिक कर सकें, उस पर तनकीद कर सकें कौन कौन सी कमी है। सबसे पहला क्रिटिक ऑफ क्लास। शाह अटैक्स द रिजिड ब्रिटिश क्लास सिस्टम। अलीजा's transformation reveals that class is based not on virtue or ability but on superficial markers like accent and etiquette.
शाह जो है ब्रिटिश क्लास सिस्टम को उस टाइम के अटैक करता है और वो दिखाता है कि देखो कि अलीज़ा जो है वो एक लोअर क्लास की होने के बावजूद जब उसके अंदर उसका एक्सेंट वैसा हो गया और उसके जो बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका वैसा हो गया, तो उसको सब ने हायर क्लास का समझा। इसका मतलब ये जो क्लास सिस्टम है ये सुपरफिशियल चीज़ों पे बेस्ड है, यानी जो दिखावे वाली चीज़ है उस पे। लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ पावर, यहाँ पे शाह जो है वो दिखाता है कि लैंग्वेज की क्या पावर है, कि फोनेटिक्स, प्रॉपर फोनेटिक्स के साथ कोई भी लोअर क्लास का बंदा जो है वो हायर क्लास का जो है वो दिखाया जा सकता है, और कोई भी वाइस वर्सा भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये लैंग्वेज की पावर है। फेमिनिस्ट अंडरटोन्स, फेमिनिस्ट अंडरटोन्स जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे जो फीमेल ऑटोनॉमी लास्ट में मिल जाती है किसको, एलिज़ा को। एलिज़ा खुद ले लेती है ऑटोनॉमी कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी, अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूँगी। ये हमारे पास फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट अंडरटोन्स हमें यहाँ मिलती हैं। शी रिजेक्ट्स हिगन्स कंट्रोल एंड क्लेम्स हर आइडेंटिटी, वो हिगन्स के कंट्रोल को रिजेक्ट करती है और अपनी आइडेंटिटी को जो है, अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करती है, अपने आइडेंटिटी को। रियलिज्म अवर रोमांस, शाह जो है यहाँ पे बार बार जो है रोमांटिक, इसने एंडिंग या रोमांटिक चीज़ें होना जो है उसने अवॉइड किया है, क्योंकि वो रियलिज्म चाहते थे अपनी उसमें, कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो लड़का लड़की या औरत मर्द जो है वो आपस में रोमांटिक की रिलेशनशिप में, शादी में, इन चीज़ों में आए। कई बार ऐसा भी होता है, रियलिटी में ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा नहीं करते। जैसे प्रोफेसर हिगन्स चाहते तो शायद वो एलिजा डोलिटल से शादी भी कर सकते थे, लेकिन उसको शायद ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूं। हो सकता है वो किस वजह से हो, वो क्योंकि जो प्रोफेसर हिगन्स है वो यहाँ पे कोई परफेक्ट इंसान नहीं दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया है कि वो क्रूअल भी है, वो अपने एक्सपेरिमेंट पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वो एलिजा डोलिटल को इंसान नहीं समझते, तो वो इतना अच्छा इंसान भी ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फहुड, यहाँ जो है प्ले में हम देखते हैं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे वो जो है एक नॉर्मल सी लड़की, फूल बेचने वाली लड़की से जो है ट्रांसफॉर्म होकर एक लेडी लाइक फिगर जो है वो बन गई। उसके बाद है थीम्स, थीम्स में हमने ऊपर भी पढ़ लिया सोशल एंड क्लास मोबिलिटी, के कैसे क्लास के अंदर एक बंदा एक लोअर क्लास से हायर क्लास में मोबिलाइज हो सकता है, यानी जा सकता है दूसरे क्लास में, अगर उसके अंदर ऐसे एयर टिकट्स हो जाएं। द प्ले चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ क्लास बाउंड्रीज, और ये प्ले जो है चैलेंज करता है क्लास बाउंड्रीज को, कि कोई क्लास, कोई इंसान किस क्लास में रहे, किस क्लास में ना रहे, ये सब जो है सिस्टम जो है ये ख़राब है। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इसकी थीम है। इसमें लैंग्वेज की जो है वो एक सोशल वेपन और एक पावरफुल टूल के तौर पे जो है इस्तेमाल करके बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ दिखती है कि अलीज़ा की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि उसके साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को दिखाती है, यानी जहनी तौर पे वो कैसे जो है वो पावरफुल होगी, कैसे वो कॉन्फिडेंट होगी, ये सारी चीज़ें उससे दिखती हैं। जेंडर एंड पावर डायनामिक्स, अलीजाज डिफाइंस एक्सपोजेस पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स इन सोसाइटी। अब कुछ कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि प्रोफेसर हिगिंस में पेट्रियार्कल है, वो भी एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश इसको कर रहे थे, लेकिन ये सब अलीज़ा जो है इसके खिलाफ जो है उठती है और ये दिखाती है कि कैसे पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स है सोसाइटी में है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं आपको आपकी करेक्टर पे, आपके ट्रेट्स पे जज नहीं करते, वो आपकी दिखावे पे, कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप बात कैसे करते हैं, उस पर जज करते हैं। और ये दिखाता है कि हमारे समाज में, ख़ासतौर पे जो इंग्लैंड का समाज था उस टाइम, उसके अंदर कितनी सोशल हिपोक्रेसी है, यानी दोगलापन है, समाजी दोगलापन। मोटिव जो हमें यहाँ पे दिखते हैं वो स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन है, बार बार यूज़ जो किए गए हैं, जो चीज़ें बार बार यूज़ की गई हैं मोटिव्स के तौर पे, वो स्पीच और प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्लास और आइडेंटिटी। क्लोथिंग, यानी जो सिंबल्स या मोटिव यूज़ किए हैं, क्लोथिंग भी जो है यहाँ यूज़ की है, वो भी जो है बताती है चेंजिंग रोल्स ऑफ अलीज़ा। यानी पहले जब वो लोअर क्लास की लड़की थी, वो कपड़े जो पहनती थी वो उसी हिसाब से होते थे, जैसे जब वो लोअर क्लास में थी तो उसी हिसाब से कपड़े पहनती थी। अब हायर क्लास की जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसके कपड़े जो हैं चेंज हो गए। अलीज़ा के चेंजिंग रोल्स हमें दिखते हैं। द पिग्मालियन मिथ,
शाह रिवर्सेस द मिथ द क्रिएशन रिबेल्स अगेंस्ट द क्रिएटर। शाह जो है यहाँ रिवर्स करता है उस मिथ को, उस पुरानी बात को कि क्रिएशन रिबेल्स अगेंस्ट द क्रिएटर, कि वो मिथ थी कि जो क्रिएशन है वो क्रिएटर के खिलाफ जो है रिबेल करता है, लेकिन ये उसको उल्टा कर देते हैं कि जो क्रिएटर है यहाँ पे वो क्रिएशन के खिलाफ रिबेल करता है, क्रिएट जो है उसको छोड़ देता है। फ्लावर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, फ्लावर जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड अलीजाज ओरिजिन। फ्लावर्स जो है दिखाए गए हैं कि जो इसकी इनोसेंस थी खासतौर पे अलीजा की, और उसकी सिंप्लिसिटी और उसके जो ओरिजिन जहाँ से वो आई है। लैंग्वेज एंड स्टाइल, शाह लैंग्वेज इज विटी एंड सैटायरिकल, फिल्ड विद सोशल कमेंट्री, फोनेटिकली प्रिसाइज। शाह की जो लैंग्वेज जो इस प्ले में यूज़ हुई है वो विटी है, यानी हाजिर जवाबी उसमें दिखती है हमें। सेटायरिकल है, सेटायरिकल यानी वो सेटायर कर रहे हैं, सेटायर सेटायर यानी तंज, तंज वाली जो है इसमें लैंग्वेज हमें इनकी दिखती है। सोशल कमेंट्री करते हैं वो इससे, और इनकी जो फोनेटिकली बड़ी प्रिसाइज है, यानी फोनेटिक के तौर पे, ग्रामर के तौर पे जो है इनकी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है। रिच इन कंट्रास्ट बिटवीन डायलेक्ट्स, और इसमें हमें अलग अलग डायलेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि अलीजा डुलिटल का जो डायलेक्ट दिखाया गया है शुरू में जब वो फ्लावर गर्ल होती है तो वो अलग से दिखाया गया है, उसकी स्पेलिंग्स में भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, और जब वो लेडी बन जाती है तो फिर उसके अंदर जो चेंजिंग आई हैं उसकी स्पीच भी अलग से दिखाई गई। डायलॉग ड्राइव्स द प्ले मोर देन एक्शन, मेकिंग वर्ड्स द सेंट्रल ड्रामेटिक फोर्स। और डायलॉग यहाँ यहाँ जब पढ़ते हैं इस प्ले में तो वो एक्शन से ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है स्टोरी जो है ज़्यादा जो है वहाँ से फॉलो होती हुई दिख रही है डायलॉग से, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो हैं वो एक सेंट्रल फिगर के तौर पे, सेंट्रल फोर्स के तौर पे जो है वो यूज होते दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये प्ले जो है इसमें ये 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है, और हमने हर एक्ट जो है वो अलग अलग जो है वो पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो है करेक्टर जो है इंट्रोड्यूस हुए, कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस हुए, कन्फ्लिक्ट यानी क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम जो है इस प्ले की बनेगी, कहानी की जो भी। एग्रीमेंट एंड ट्रेनिंग उसके बाद होती है, पहले एग्रीमेंट होता है कि वो मानते हैं कि हाँ ट्रेनिंग इसकी हम करेंगे, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, पहला पब्लिक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पहला पब्लिक टेस्ट जो है पूरा 100%ली सक्सेसफुल नहीं होता, तो जो महीनों के बाद जो है सक्सेसफुल जो है एक पब्लिक टेस्ट होता है, और उसके बाद इमोशनल क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनल कन्फ्रंटेशन और इंडिपेंडेंस जो है हम देखते हैं फिर कि लास्ट की कन्फ्रंटेशन होती है प्रोफेसर हिगन्स और अलीजा डोलिटल के बीच में, और फिर अलीजा जो है उसका घर छोड़ के चली जाती है और अपनी इंडिपेंडेंस को अपने हाथ में ले लेती है। शाह अवॉइड्स मेलो ड्रामा, ही बिल्ड्स टेंशन थ्रू कन्वर्जेशन, आइडियाज एंड मॉरल डिलेमास। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये मेलो ड्रामा पे फोकस नहीं करते, ये ज़्यादातर रियलिज्म और रियलिटिक चीज़ें जो हैं वो, रियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। कैरेक्टर स्केचेस में एलिजा डुलिटल हमने पढ़ लिया है कि ये एक फ्लावर गर्ल होती है जो बड़ी स्ट्रांग और रेजिलियंट है, यानी स्ट्रांग भी है और मतलब एक बार जिस चीज़ का इरादा कर ले तो उस पर पूरी उतरती है, बड़ी रेजिलियंट है, इंटेलिजेंट लड़की भी है लेकिन अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म होती है एक पुअर फ्लावर गर्ल से एक लेडी के तौर पे चेंज हो जाती है ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? प्रोफेसर हिगन्स। दूसरा करेक्टर है प्रोफेसर हिगन्स, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या है, एरोगेंट है, इनसेंसिटिव है, लेकिन ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, लाइक है, इंटेलिजेंट है, मास्टर है फोनेटिक्स का, लेकिन साथ साथ में एरोगेंट भी है, थोड़ा तकब्बुर टाइप इसके अंदर है, एरोगेंस है, और इनसेंसिटिव है, यानी इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा जो है उसको कैसा फील होता होगा। ट्रीट्स पीपल एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, और ये लोगों को ट्रीट करता है कि ये सिर्फ स्टडी के लिए, मैं सिर्फ इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तीसरा करेक्टर है कर्नल पिकरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्योंकि यही एग्रीमेंट करवाते हैं दोनों के बीच में ट्रेनिंग का। ये काइंड बंदा है, जेंटलमैनली यानी जेंटलमैन है, ये हमेशा ये मतलब एकदम ज़बरदस्त टाइप का जो है वो इंसान है, और रिस्पेक्टफुल है। और अलीज़ा की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है कर्नल पिकरिंग का है, क्योंकि यही जो है मोटिवेट करता है हिगन्स को कि तू इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर। उसके बाद इसके अंदर अल्फ्रेड डुलिटल हैं, अलीज़ा के फादर, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि वो कॉमिक हैं, फिलोसफिकल हैं, साथ में वो शराब वगैरह पीते हैं, तो वो भी दिखाए गए हैं इस करेक्टर में। मिसेस हिगन्स, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, जो कि प्रोफेसर हिगन्स की मदर हैं। ये पहले तो शक होता है इनको कि ये पता नहीं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देगा, फिर बाद में ये लड़की जो है इनके घर में जब जाती है तो ये उसको पनाह देती हैं। फ्रेडी
इंसवर्ट हिल, ये वो लड़का है जो एक मिडिल क्लास या हायर क्लास से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, और ये अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी इम्प्रेस हो जाता है एलिज़ा से, और अब वो उससे शादी करना चाहता है। Conclusion: Pygmalion remains a timeless masterpiece because it explores universal themes, identity, transformation, gender roles, class distinctions, and the profound impact of language. ये पिग्मालियन जो है ये टाइमलेस मास्टरपीस है। टाइमलेस मास्टरपीस यानी जब भी हम कभी इसको पढ़ेंगे या निभाएंगे तो ये हमें लगेगा कि इसी दौर की ये बात है, और इसके अंदर यूनिवर्सल थीम्स जो हैं वो एक्सप्लोर की गई हैं, जैसे कि आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जेंडर रोल हुए, क्लास डिस्टिंक्शन हुई, और इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज का क्या असर होता है। Shaw's humor and intelligent challenge readers to intellect challenge readers to question social norms while celebrating the human capacity of growth. शाह की जो ये ह्यूमर है और ये इंटेलेक्ट है, ये चैलेंज करता है रीडर्स को कि वो भी जो है क्वेश्चन करें सोशल नॉर्म्स को, कि समाज के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें सेट हो चुकी हैं उनको क्वेश्चन करो कि ये क्यों हैं, और साथ ही साथ ऑडियंस या रीडर्स जो हैं वो इसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, डेवलप करने की, इम्प्रूव करने की। अलीजा's triumph is not her external change but her internal awakening and independence. अलीज़ा की जो असली जीत है, जो ट्राइम्फ है, वो ये नहीं है कि वो उसकी स्पीच करने का तरीका अच्छा हो गया, उसके कपड़े अच्छे हो गए, पहनने का तरीका अच्छा हो गया, कपड़े पहनने का। असली उसकी जीत ये है कि जो उसके अंदर इंटरनल अवेकनिंग है, यानी जो अंदर से उसके अंदर वो जागी है, उसकी आंखें खुली हैं, और उसने जो इंडिपेंडेंस जो है वो ली है, और इंडिपेंडेंट होने का सोचा है कि मैं अब किसी पे डिपेंड नहीं करूँगी, चाहे वो मेरी फैमिली हो या प्रोफेसर हिगन्स हो, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। ये सबसे बड़ी जीत है इसकी। थैंक यू।